आज चलते चलते हम बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में चुनाव है और हमारे साथ हैं यूपी और बिहार से बीजेपी के शिल्पकार और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। जब साल 2017 में यूपी में चुनाव हुआ था तो ये बीजेपी के अध्यक्ष थे। करीब 20 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई थी। अब जब बिहार में चुनाव है तो 20 सालों से यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट सत्ता में है। इस बार चुनौती सत्ता बरकरार रखने की है। सर, कैसी तैयारी है? तैयारी जोरदार है और 20 साल के बाद फिर से जो आने वाला 5 साल है, फिर 5 साल है, अर्थात 2047 तक विकसित बिहार, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति होने तक एनडीए है और एनडीए रहेगा। इसको लेकर के किसी भी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। विरोधी भी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान ना वो मानेंगे ना बोलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार एनडीए का है और एनडीए का रहेगा। यूपी के डिप्टी सीएम को बिहार में सह प्रभारी बना के भेजा जाता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। सियासत में इतना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपसे देखिए, हम पूछे। सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, नेतृत्व उनको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजता है, वहाँ पर जिम्मेदारी देता है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बिहार जैसा एक जो राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से जो देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से है, और वहाँ की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो मैं अपनी जो जिम्मेदारी है उसको कोशिश कर रहा हूँ कितने बढ़िया ढंग से निभाऊँ कि जब 14 नवंबर को रिजल्ट आवे तो बिहार में इतिहास की सबसे बड़ी विजय एनडीए को मिले। हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़ी जीत होने वाली एनडीए की। मैं कई दिनों से मैं भी बिहार में हूँ, आप भी बिहार में ही है। आपको मैंने कई बार सुना बोलते हुए कि 2017 में जो बीजेपी की लहर यूपी में थी वही इस बार एनडीए की यहाँ पे। कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कैसे? 2017 में मैंने एक माहौल देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर, जब हम सत्ता से लंबे समय तक बाहर थे, और 2017 में प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला। तो उस समय मैंने जो माहौल देखा था वही माहौल में 2025 में बिहार के अंदर देख रहा हूँ। और बिहार के अंदर 2010 के जो विधानसभा के चुनाव थे, एनडीए ने एकजुटता से लड़ाई लड़ी और उसमें हम लोग 200 से ज़्यादा सीटें जीते थे। बिल्कुल। तो 2010 का जो माहौल था, बिहार के लोग ही बता रहे हैं कि वो 2025 में भी है, और 2025 में इसीलिए एनडीए को अपना भरपूर समर्थन लोग दे रहे हैं। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश का और बिहार का भरोसा है, और यहाँ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एक आदर्श उदाहरण बिहार की राजनीति के अंदर प्रस्तुत किया है, जो उनके प्रति सम्मान का भाव है, और उसके कारण एनडीए को थोक भाव में वोट इस बार मिल रहे हैं। और उन्होंने काम भी किया है, बहुत डबल इंजन सरकार मिल करके बिहार का सर्वांगीण विकास जिसको कह सकते हैं वो करने का काम किया है। उसके परिणाम स्वरूप ही हमें एक बार फिर से यह प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। जब भी हम कहीं भी जा रहे हैं बिहार में तो एक बात, अगर विपक्षी महागठबंधन की बात हो रही तो कहा जा रहा है जंगल राज। जंगल राज एक ऐसा टर्म बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे पूछूं कि क्या 21वीं सदी में किसी पार्टी की सत्ता में आने से जंगल राज आना संभव है? देखिए, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, की बात होती है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, या दोनों ऐसी पार्टियां हैं, इनका गठबंधन होगा तो भ्रष्टाचार भी होगा, अत्याचार भी होगा, अपराध भी होगा, जमीनों पे कब्जा भी होंगे, आतंकवाद भी बढ़ेगा, नक्सलवाद भी बढ़ेगा, जातिवाद भी बढ़ेगा, तुष्टीकरण भी बढ़ेगा। तो यह सब इनकी मानसिकता का पार्ट है। अगर ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो अराजकता होती, जैसे इस समय पश्चिम बंगाल ऐसी सरकार है कि वहाँ अराजकता चरम सीमा पर है, वहाँ कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त रहती है। तो बिहार जो तमाम प्रकार की बर्बादी के दलदल से बाहर निकल आया, अब अगर फिर से उसको बर्बादी के दलदल में झोंकने की कोशिश की जाएगी तो बिहार इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े समझदार हैं। बिहार के एक एक नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, कई मुसलमान भी छठ मैया की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, और यहाँ पर आकर के छठ मैया की पूजा को ड्रामा कह करके श्री राहुल गांधी जी चले जाते हैं। तो बिहार इसको बर्दाश्त करेगा? कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। इनका सुपड़ा साफ कर देगा, इनको इनकी औकात बता देगा कि जो छठ मैया का अपमान करेगा, जो भारत का अपमान करेगा, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिन रात केवल
तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें न रहें, इस भाव से भरे रह करके परिश्रम करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके मैं देख रहा हूँ प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग श्री राहुल गांधी करते हैं जैसे कि वो कोई राजा हों और बाकी सब उनके सामने प्रजा हों। ये गांधी खानदान अपने आप को यह समझता है कि भारत उसकी जागीर है, तो ये भ्रम में ना रहे। भारत में लोकतंत्र है, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उस संविधान के अनुसार प्रदेशों के और प्रदेश के और राज्यों के जो चुनाव होते हैं 5 वर्ष में होते रहते हैं और उसमें जनता अपना जनादेश देती है और जनादेश के आधार पर सरकार बनती है। इसीलिए तीसरी बार मोदी सरकार देश में काम कर रही। 4 बार से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, बनाए हैं और 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन सरकार के प्रति जनता में कोई नाराजगी नहीं है। ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल सर। राहुल गांधी जी की बात हो रही थी तो पहले उनके मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए और अब छठी मैया को लेकर उन्होंने बयान दिया। कई लोगों को मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि ये तो बीजेपी के लिए 12th मैन है, जब भी माहौल खराब होता है थोड़ा सा इधर होता है ये आके खुद ही प्रचार करके चले जाते हैं। देखिए, वो तो आते हैं भाजपा को हराने के लिए और विशेष तौर से जिस राज्य में प्रचार करने के लिए जाते हैं उस राज्य के लोगों को नीचा दिखाने के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विश्व के सबसे मूर्ख हैं, लेकिन विश्व का अपने को सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने की कोशिश करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में कितने अधिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम आदर पूर्वक लेने का भी यह प्रयास नहीं करते। सियासत अपनी जगह, अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्री राहुल गांधी जी कान खोल करके सुन लो, यह पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है, स्नेह करता है, उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता है और उनका भी अपमान करोगे तो उसकी भी सजा मिलेगी। और आपने तो छठ मैया का अपमान कर दिया है, जिसके लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास करके हमारी माताएं बहनें पुरुष भी व्रत रहते हैं। तमाम मनोकामनाएं उनकी रहती हैं कि हम मांगेंगे कुछ मैया से, वो हमारी पूरी करेंगी और पूरी करते हैं। और उस छठ पूजा को आपने ड्रामा कहने का महापाप किया है। इस महापाप की महासजा मिलेगी बिहार की धरती पर। नीतीश कुमार जी की बात कर लेते हैं। नीतीश, जब तक महागठबंधन के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था, तेजस्वी यादव के नाम पे मुहर नहीं लगी थी, तब तक ये था कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ, पूरा महागठबंधन नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया कि योग्य नहीं है, अब सीएम बनने लायक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है। नहीं, क्या तेजस्वी यादव ने श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं घोषित कर दिया? लेकिन घोषित करने से कोई ना तो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनने तक, विकसित बिहार बनने तक ना तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है बिहार में और ना देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। ये दोनों लोग 2047 तक इंतजार करें। अभी इनका राजनीतिक दृष्टि से सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। हाँ, सत्ता पाने के लिए जैसे पानी के लिए बिना मछली तड़पती है, वैसे श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों तड़प रहे कि कैसे भी सत्ता मिल जाए और हम बिहार को और देश को लूट लें। लेकिन अब मोदी जी हैं, अब 100 में से 85 रुपया खा जाने वाले भ्रष्टाचारियों को ये पता है कि अब जांच हो रही है, जो लूटा है वह भी वसूला जाएगा। अब वर्तमान तो क्या, आने वाले समय में भी लूटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए 8.5 करोड़ जनधन के खाते बिहार के तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखा था, उनके खाते खुल गए। उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी का पैसा करके पैसा जाता है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़े कड़े कदम उठाए गए हैं। और जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा ही था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में, बिहार की भलाई में लगा दूंगा। अब इससे जिनको परेशानी होगी, जो 1 रुपया में से 85 पैसा खा जाते थे, आज उनको लग रहा है कि हम तो 1 पैसा खा नहीं पा रहे हैं, लूट नहीं पा रहे हैं, तो परेशान है। उनकी अभी परेशानी यह मुझे लगता है इस शताब्दी में बनी रहेगी। बिल्कुल, महागठबंधन की बात हो रही थी। अच्छा, जब चुनाव होता है तो कंपटीशन तो होता है। आप कह रहे बीजेपी जीतेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी किसी को तो कॉम्पिटिटर मानते होंगे कि बिहार में कौन आपके लिए चुनौती कौन है? देखिए, चुनौती कोई नहीं है, लेकिन विरोध में तो 2 ही, मतलब यहाँ एनडीए जीतने वाली पार्टी है और यूपीए जो इंडी गठबंधन है वो हारने वाली पार्टी है। मैंने सवाल इसलिए किया ना कि इस बार तीसरा मोर्चा भी है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जनसुराज के प्रशांत किशोर जी, उनका कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई बिहार के इस विधानसभा चुनाव में कहीं कोई महत्व रह गया है, कोई स्थान रह गया है। वोट कटवा ही साबित हो रहे हैं और लोग समझदार है।
इसलिए उनको समर्थन नहीं देंगे। मैंने सवाल भी इसीलिए किया, आपने कहा वोट कटवा मेरा सवाल भी था, किसका वोट काट रहे हैं? लेकिन हम एनडीए के रूप में जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। हमारे ऊपर न तो महागठबंधन इंडी गठबंधन का कोई असर है और ना हमारे ऊपर अन्य कोई गठबंधन या पार्टी जो लड़ रही है उनका कोई असर है। चलते चलते बात करते हैं सर फिर से। अच्छा बाहर चलते हैं, बारिश बंद हो गई तो बाहर चल के बात कर लेते हैं सर। महागठबंधन हमेशा इस आधार पे अपने आप को मजबूत बताता है जब भी जाति की बात होती है। विपक्ष जब एनडीए बात करती है तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। जाति कितनी बड़ी चुनौती है समीकरण। देखिए, हम जातिवाद के पक्ष में नहीं, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास के पक्ष में रहते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, समुदाय ऐसे हैं जो हमें चुनाव में समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब विकास करते हैं तो विकास में उनके साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन उनके वोट कुछ जातियों में होंगे, लेकिन हमारे जो वोट हैं वो हर जाति में है, हर समुदाय में है, हर क्षेत्र में है और हर आयु वर्ग में है, और महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। लेकिन वह ये नहीं कह सकते, वो ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे साथ यादव है, हमारे साथ मुस्लिम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पास यादवों में से भी बहुत बड़ी मात्रा में वोट मिल रहा है, हमें मुस्लिमों में से भी जो समझदार है वो अब समझने लगा है, वो उसमें से भी वोट मिल रहा है। हमें तो सबका साथ सबका विकास का वोट मिल रहा है। हमें घुसपैठियों को वोट नहीं चाहिए, देश के दुश्मनों को वोट नहीं चाहिए। वो देश के दुश्मनों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने एक अच्छा काम किया है, SIR करके मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर दिया। SIR की बात करेंगे, इससे पहले आपने कहा मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। एक नैरेटिव बन रहा था कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। तभी सीमांचल से एक बयान आता है कि वक्फ संशोधन बिल को हम सरकार में आएंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को प्रभावित करने का एक तरीका था? कि भारत की संसद में जी सर, जो कानून बना है उस कानून को फाड़ करके फेंकने की बात करना, यह सीधे सीधे भारत के जो संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये उनका अपमान करने का प्रयास है। बाकी ये वक्फ बिल क्या फाड़ पाएंगे, ये सत्ता में ही नहीं आने पाएंगे। ये विधानसभा में जहाँ बयान दिए हैं, जिन लोगों ने बयान दिया है, वो सत्ता का मतलब विधानसभा का भी पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, यह भी गारंटी नहीं है। लेकिन यह गारंटी है कि बिहार के अंदर एनडीए की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, सियासत में नैरेटिव को आप मानते हैं? देखिए, मानते हैं, चलता है ये, लेकिन वह चल पाता है जो चलने लायक होता है। एनडीए के खिलाफ उनका कुछ भी नहीं, मोदी जी के और नीतीश जी के खिलाफ कुछ नहीं चल सकता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया ना कि लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बना था, संविधान को मुद्दा बनाया गया, काफी हद तक यूपी में सफल रहा। बिहार में अब SIR को वही मुद्दा बनाया जा रहा है, धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, तो इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं? देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद उसमें इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, संविधान को खतरे में बता करके कुछ मतदाताओं को गुमराह करके वोट लेने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद जनता को लगा, अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ सुशासन का विकास का कमल फिर खिल गया। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ भी कमल खिल गया। दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ, वहाँ भी कमल खिल गया। 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। झारखंड में हुआ, वहाँ हम मुख्य विपक्षी पार्टी वहाँ सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं। फिर उसके बाद यूपी की बारी है, यूपी में भी जीतेंगे। एक बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है कि 3 करोड़ नौकरी देंगे। ये सवाल सुनने में तो अटपटा लग रहा है कि कैसे देंगे, कहाँ से देंगे। आपको नहीं लगता कि जनता इस पे भरोसा कर लेगी तो दिक्कत हो जाएगी? जनता कतई भरोसा नहीं करेगी। पहले तो उनसे यही पूछ रही, उनका समर्थक मतदाता भी पूछ रहा है, यार 3 करोड़ नौकरी दोगे तो ये बताओ कि उनको वेतन देने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है, और नौकरी अगर आप 3 करोड़ को दोगे तो 30 लाख करोड़ रुपया का बजट चाहिए। तो 30 लाख करोड़ का बजट तो भारत के किसी राज्य का नहीं है। यूपी हमारा बिहार से बड़ा स्टेट है, वहाँ भी 8 लाख करोड़ का बजट है। तो फर्जी वादे, गुमराह करके वोट लेने की कोशिश, इस सब मामले में बिहार बहुत जागरूक है, इसीलिए इनकी हवा निकल गई। पहले सोचे थे कि इस प्रकार का वादा कर देंगे, लोग पागल होकर के महागठबंधन को वोट दे देंगे, श्री तेजस्वी यादव जी के लिए वोट कर देंगे, राहुल गांधी जी के लिए वोट कर देंगे। लेकिन इनके वादे फर्जी हैं, इसलिए इनके कहीं भी संभावना ही नहीं है कि इनको इस वादे के आधार पर एक भी वोट मिलने वाला है, बल्कि इनका वोट कटने वाला है। क्योंकि लोगों का भरोसा है कि एनडीए जो कहेगा
वो करेगा। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो कहेगी वो करेगी। जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। एनडीए जब भी बात करे तो महिलाओं की बात करती है, महिलाओं को आगे रखती है। आपकी एक योजना आई थी बिहार में, जीविका दीदी योजना, 1,40,00,000 महिलाएं बिहार की उस योजना से जुड़ चुकी हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव आपकी योजनाओं को विस्तार देने में लगे हैं, कह रहे कि 1,40,00,000 जीविका दीदियों को परमानेंट करके 10,000 से 30,000 सैलरी कर देंगे। पहले देंगे कहाँ से? हमने तो मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए, और 10,000 भेजने से पहले अनेक लखपति दीदियां बन चुकी हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं, हम शौचालय दे चुके हैं, हम हर घर में सौभाग्य योजना में बिजली दे चुके हैं, हर गांव तक सड़क बना चुके हैं, हर गरीब के जीवन स्वस्थ रहे उसके लिए आयुष्मान कार्ड दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, नीतीश कुमार जी जो गरीबों के दर्द को जानते हैं, इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। तो श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी ये चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, अपने को राजघराने का व्यक्ति मानते हैं कि हम राजतंत्र मानते हैं कि वह जो चाहें बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी के अनुसार हो और देश में श्री राहुल गांधी जी के अनुसार हो। तो वह युग खत्म हो गया। अब कांग्रेस इतिहास में जाएगी, रजत इतिहास में जाएगा। अब जंगल राज बिहार में कभी वापस नहीं आएगा। महिलाओं की बात हो रही है तो आपने 3-4 राज्यों के नाम गिनाए, वहाँ पे महिला वोटरों ने एकमुश्त होकर मोदी जी को वोट दिया। क्या लगता है बिहार में भी महिलाएं वोटर एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होंगी? बिहार में भी महिलाओं का आशीर्वाद एनडीए के साथ है, और देश में जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ महिलाओं का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। और ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी ताकत है। और इसके लिए हम तो हृदय से मतलब उन मातृशक्ति को, उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को, उन किसानों को, उन श्रमिकों को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हम लोगों को इस प्रकार का अवसर देने का काम किया है कि अगर हम लोग सरकार यहाँ पर 20 साल से चलाए हैं और उसके बाद भी किसी के मन में कोई नाराज़गी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य के कारण से ही इतना बड़ा समर्थन मिला। बिल्कुल। मोकामा में एक घटना हुई कल, आपने घटना के बारे में सुना? उसको लेकर तमाम तरीके के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। देखिए, आपराधिक जो चरित्र है वो राष्ट्रीय जनता दल का है। अब मैं नहीं जानता, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही, जो भी इसके दोषी होंगे उन जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे करके मैं यह मानता हूं जो भी अपराधी है, जिसके द्वारा ही भी ये प्रयोजित घटना होगी, वह इस प्रकार की हरकत करना चाहता है। एनडीए सुशासन का प्रतीक है, और हमारे साथ जो भी जुड़ा है उसको मालूम है कि अगर हम अपराध करेंगे, कराएंगे, गलत करेंगे, कराएंगे, तो उसका खामियाजा राजनीतिक रूप से भी भुगतना पड़ेगा, और जो अपराध करेगा उस अपराध के रूप में भी भुगतना पड़ेगा। ये सारा खेल मुझे तो पता नहीं क्यों आशंका हो रही कि राष्ट्रीय जनता दल का हो सकता है। यूपी में आपके बहुत अच्छे एक मित्र हैं समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी। वो आ रहे हैं बिहार आपको चुनौती देने के लिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कहता हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत है, और श्री तेजस्वी यादव और श्री अखिलेश यादव जी की एक दूसरे से रिश्तेदारी भी बहुत घनिष्ठ रिश्ता भी है। लेकिन कांग्रेस की यहाँ कोई हैसियत नहीं, उनको 60 से ज़्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने छोड़ी है, और समाजवादी पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक भी सीट उनके लिए नहीं छोड़ी। और वह स्टार प्रचारकों की 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसमें आजम खान का भी नाम था, हालांकि स्वास्थ्य कारणों से शायद उन्होंने मना कर दिया है। तो मैं कहने का मेरे मतलब यह है कि श्री अखिलेश यादव जी मतलब स्वयं आ रहे हैं या उनके स्टार प्रचारक जिनको बनाए वो आ रहे हैं, तो वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ रहे हैं। अगर एक भी सीट दे देते, भले उनका कैंडिडेट हारता या जीतता, या जीतने के बाद वह राष्ट्रीय जनता दल में अपने ने कैंडिडेट का समर्थन करवा देते, लेकिन उनकी हैसियत जीरो की समझी, वो अपने को हीरो समझने की गलती कर रहे हैं। जो हस्र यहाँ श्री तेजस्वी यादव जी का 2025 में होने जा रहा है फिर एक बार, वही हस्र 2027 में समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। शराबबंदी कानून को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शराबबंदी का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, और उस फैसले से बिहार की मातृशक्ति भी प्रसन्न है, और जो सम्भ्रांत लोग हैं वह भी प्रसन्न है। और जो भी फैसला लेना न लेना, या श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार हमारी शपथ लेगी, वह उनका विषय है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया गया है वो बिहार के हित में लिया गया है,
बिहार के लोगों के हित में लिया गया है, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए लिया गया है। और आगे वह जो भी निर्णय लेंगे बिहार के लिए लेंगे, बिहार के हित में लेंगे, बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए लेंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी की बात कर लीजिए थोड़ी सी। राहुल गांधी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी जी के हाथों में है। जैसे वो रिमोट कंट्रोल से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा अगर कोई फैसला ले लिया जाए, उनके द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाए तो उसको भी फाड़ करके फेंक देने का ये अहंकारी आचरण श्री राहुल गांधी जी का रहा है। और इसलिए वो जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हैं, संस्कार हैं जैसे उनके, वैसे वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। श्री नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और उनके द्वारा जो भी फैसला लेने का काम किया जाता है उस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कैबिनेट बैठती, कैबिनेट में कोई चर्चा करना, वो कैबिनेट में कई दल होते हैं, उनके दलों के माननीय मंत्रीगण होते हैं, वो चर्चा अलग बात है। लेकिन इस प्रकार की बातें करना कि श्री नीतीश कुमार जी जैसे धुरंधर राजनेता को कि रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, ये श्री राहुल गांधी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चला सकते हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको वो चला सकते हैं। लेकिन हमारे एनडीए में ये संस्कार नहीं है। एनडीए पूरी जिम्मेदारी से, पूरी पारदर्शिता से, पूरी गंभीरता से जिनके नेतृत्व में सरकार चलती है, उनकी कैबिनेट के आधार पर उनके नेतृत्व में फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल। सियासत को वैसे तो शतरंज का खेल कहते हैं, लेकिन फील्ड ऐसा ही होता है। ये बॉल दिख रही है, बॉल है, ये सही टप्पे पे जाए, सही निशाने पे जाए। क्या लगता है एनडीए के सारे बॉल अपने सही निशाने पे हैं? सब सही निशाने पे जाएंगे, सब सही निशाने पे जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है हमें और उस समर्थन की ताकत के बल पर ही हम ये दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर का दिन होगा, एनडीए की सरकार फिर आने का संदेश होगा और बिहार के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उससे बिहार की सरकार बनेगी। लेकिन इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा, पूरी भारत की राजनीति पर इसका मतलब असर भी पड़ेगा और एक विजय यात्रा यूपी की। यूपी देखिए, अभी तो यूपी में 2027 में चुनाव है, अभी 2026 में भी कई राज्यों के अंदर चुनाव है। तो बंगाल सबसे बड़ा चुनाव, जितने भी चुनाव हैं वो चुनाव हम लोग सारे चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, गंभीरता से लड़ रहे हैं और लड़ करके जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतने की स्थिति में इस समय भी हैं। और आगे के चुनाव जो जहाँ पर भी होने वाले हैं, जहाँ हम सरकार में वहाँ वापसी की पूरी संभावना है और जहाँ सरकार में नहीं है वहाँ सत्ता में आने की पूरी गुंजाइश है और उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, एक जिक्र मैंने आप ही के मुंह से सुना, पांचों पांडव ठीक है? हाँ, निश्चित तौर से 5 पांडव माने 5 दलों का एनडीए है। हाँ। और वही एनडीए 5 पांडव की तरह सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, बिहार की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, सबके साथ सबके विकास की लड़ाई लड़ रहा है और उसमें हम विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है इसका मतलब? हाँ, बहुत अच्छा है। और एक बार प्रेडिक्शन ले लेते हैं। हाँ, क्या लगता है कितनी सीटें, जेडीयू कितनी, बीजेपी कितनी? हमने कहा 2025 में हम लोग 2010 दोहराएंगे तो 200 से अधिक सीटें हम लोग 2010 में जीते थे और इस बार भी उसी प्रकार का माहौल है, इसलिए 200 से अधिक सीटें एनडीए जीतेगा। हमारा पूरा गठबंधन संयुक्त रूप से लड़ रहा है, संयुक्त रूप से जो हमारी सीटें आएंगी वो स्ट्राइक रेट तो हमारा सभी दलों का बहुत बेहतरीन रहेगा। विपक्षी गठबंधन का आपने घोषणा पत्र देखा या नहीं? विपक्षी गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, महाझूठ फैलाने की कोशिश है और वो महाझूठ की सज़ा बिहार की जनता इसी चुनाव में दे देगी कि अगर आना है चुनाव के मैदान में तो सही बातें कह करके आओ, जो करना संभव हो। जो असंभव है वो वादे करने की अगर कोशिश करोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो कमल का बटन दबा करके एनडीए के जो चुनाव निशान है उनके बटन दबा करके यहाँ एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिता करके आपको ये बताएंगे कि इस प्रकार की हरकत स्वीकार नहीं। अभी एनडीए का भी घोषणा पत्र आया, जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने महागठबंधन का घोषणा पत्र देखा था, उसमें मैक्सिमम चीजें जो थी। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एनडीए का संकल्प पत्र आया है। हाँ, संकल्प पत्र। हाँ, घोषणा पत्र तो उधर से का होता है, उनका तेजस्वी पत्र आया है, तेजस्वी प्रण आया है। तेजस्वी प्रण केवल भगवान लिए थे त्रेता युग में कि निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रणकीन। अब ये प्रण श्री तेजस्वी यादव जी लेने की गलती कर रहे हैं। प्रण लेना, ऐसा प्रण लो, ऐसी बात करो जो पूरा कर सको। श्री तेजस्वी यादव जी इतनी गैर जिम्मेदाराना
मतलब प्रण लिया है, वादा किया है, जो पूरा करना असंभव है। एक मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। मैंने घोषणा पत्र देखा उन लोगों का, विपक्षी महागठबंधन का। हाँ उसमें ज़्यादातर जो योजनाएं थी वो आप लोगों की योजनाओं का विस्तार था। हाँ, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं होती है। वो नकल कर सकते हैं लेकिन बराबरी नहीं कर सकते। वह भारत को और बिहार को कमजोर करने का रास्ता तो जरूर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं कर सकते। दोनों का आचरण एक जैसा है। श्री राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की दोनों की जोड़ी भी ऐसी बन गई है कि जिस जोड़ी को शायद ये प्राकृतिक हो गया है कि ऐसे लोगों की जोड़ी ही बननी चाहिए। ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते, बिहार का भला नहीं कर सकते, इसलिए जोड़ी बन गई है। लेकिन इस जोड़ी के द्वारा खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला मुहावरा सिद्ध हो जाएगा 14 नवंबर को। चूंकि अब चुनावी कार्यक्रम में बहुत व्यस्त हैं तो सिर्फ 2 मिनट और मैं आपका लेना चाहूँगा। फाइनल स्कोर बता दीजिए एनडीए का। मैंने बताया ना 2010 दोहराएंगे 2025 में, और 2010 में 200 से ज्यादा सीटें जीते थे, और इस बार भी एनडीए जो हमारा पूरा 5 पांडवों का दल है यह 200 से ज्यादा सीटें जीते। और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी सीएम होंगे। चलते चलते में आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं सर। बस 5 कुछ नाम लूंगा, उनके बारे में जैसे ही नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या पहला ख्याल आ रहा है वो मुझे बता दीजिएगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं, जनता के विश्वास का आधार हैं। बिहार को एक नवीन ऊंचाई तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, और फिर एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ऐसे घर में पैदा हो गए हैं जहाँ जन्म लेते ही वो अपने को देश का प्रधानमंत्री समझने लगे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मुझे लगता है इस जीवन में नसीब होने वाली नहीं है, क्योंकि भारत अब बहुत जाग गया है, बहुत समझ गया है, और ऐसे हाथों में इस देश को सौंप करके देश को बर्बादी के गर्त में नहीं ढकेलना चाहेगा। तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी भी, श्री लालू यादव जी जो जंगल राज के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार का स्तंभ है, और उनके बेटे हैं, वह भी इसी अहंकार से पूर्ण है जो जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी। उनको लगता है कि बिहार की सत्ता पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उनका भी मुझे लगता नहीं है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाना संभव होगा। अखिलेश जी के बारे में तो कुछ अलग ख्याल होगा इन दोनों से कि वो भी उसी। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं लगातार यही कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, आप गुंडों के सरगना बन सकते हो, अब यूपी के सरगना नहीं बन सकते हो। यूपी में अगर विकास करने का काम होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार कर रही है और आगे करेगी। अब समाजवादी पार्टी जो फर्जी पीडीए की बात करती है वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी हो गई है, कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाली पार्टी हो गई है, और सबका साथ सबका विकास करने वाली हमारी पार्टी। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना भूल जाए। एक आखिरी नाम, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता है, और पार्टी जो कहती है, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक हैं, संगठन का काम करते करते राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श हैं, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम दिन चार रहें ना रहें, तो उन्हीं को अपना आदर्श मान करके वही जीवन हम लोग भी जी रहे हैं। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे लिए देश पहले है, दल उसके बाद है, व्यक्ति उसके बाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए इतने व्यस्त कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज चलते चलते में हमारे मेहमान थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए डीडी यूपी।